राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई लेक्चर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद संख्या 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान दिलाने इनकी जो परिकल्पना है उसका श्रेय मुख्य रूप से BN राव को जाता है, जो हमारी संविधान समिति में सलाहकार थे। उन्होंने सबसे पहले ये परिकल्पना की कि भारत जैसे नवोदित राष्ट्र के लिए सभी जो आवश्यक चीज़ें हैं नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, उनको मूल अधिकारों में स्थान देना बहुत भारी और समस्याजनक हो सकता है। इसलिए उनको दो भागों में बांटा जाए। जो तत्काल जरूरी अधिकार हैं उन्हें मूल अधिकारों का नाम दिया जाए, और जो भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले आदर्श हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा है जो मूल अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेद 12 से मिलती जुलती है। अनुच्छेद 37 में ये उल्लेख किया गया है कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व यद्यपि किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कोई न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता, इसके लिए न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता, फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी दो भिन्न भिन्न बातें होगी। पहली बात, ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, इनको लेकर न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और इनका विधि निर्माण में प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद में अनुच्छेद 38 है, जिसके अंतर्गत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। देखिए, अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास करेगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 38 के अंदर भाग 2 जोड़ा गया, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य आय की और अन्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक साथ 6 नीति निर्देशक तत्व जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको स्थान दिया गया है। सबसे पहला है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने का अधिकार। इस प्रकार की व्यवस्था को राज्य सुनिश्चित करेगा कि देश के सभी नागरिक, स्त्री और पुरुष दोनों, गौर कीजिए इसमें केवल नागरिक शब्द का इस्तेमाल है, लोग नहीं है, यानी विदेशी कोई व्यक्ति भारत की भूमि पर रह रहा है उससे इस नीति निर्देशक तत्व का कोई संबंध नहीं है, ये केवल नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए आजीविका के प्रबंधन का प्रयास करेगा, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39(2) यानी ख के अंतर्गत समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि सामूहिक हित का साधन हो, यानी सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए ही समाज के, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण। यहाँ समाजवादी व्यवस्था की झलक मिलती है। जो समाजवाद शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया है उसको सहायता देने वाला जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 ख है। उसके बाद में अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को हानि पहुंचे, अर्थात कुछ लोगों के हाथ में सभी जो संपत्ति के संसाधन हैं उनका केंद्रीकरण न हो। ये भी समाजवाद से जुड़ी हुई अवधारणा है। 39 घ के अंतर्गत
राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। यहाँ स्त्री और पुरुष शब्द है, नागरिक शब्द नहीं है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति भारत की ज़मीन पर रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, तो स्त्री और पुरुष के आधार पर उनके बीच में वेतन का भेदभाव न हो। 39 राज्य श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ऐसा प्रयास करेगा। इसका संबंध स्त्री, पुरुष, श्रमिक और बालकों सभी से है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर व सुविधाएं दी जाएगी। बच्चों व युवकों की शोषण व भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 कै। देखिए, अनुच्छेद 39 में पहले कै से लेकर 6 तक अलग हैं और फिर अलग से एक 39 कै और जोड़ा गया है। राज्य सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध करवाएगा और गरीब और जो निर्योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया और इसका मूल अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संसाधनों के अभाव के कारण भारत में न्याय व्यवस्था से वंचित न रहे, उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उसके बाद में अनुच्छेद 40 जो गांधीवाद से जुड़ा हुआ है, गांधी जी के सपनों के भारत से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें इतने अधिकार और शक्ति प्रदान करने कि वो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर सकें। उसके बाद में अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता यानी अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाने का उपबंध करेगा। यानी कोई बीमार है, बूढ़ा है या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए सहायता, जो आजकल हम पेंशन वगैरह देखते हैं, इसका संबंध अनुच्छेद 41 से है। अनुच्छेद 42 राज्य प्रयास करेगा कि कृषि उद्योग में लगे मजदूर, राज्य प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अनुकूल व्यवस्था में ही काम करना पड़े। जो उद्योगों में और कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, उनके कार्य करने की स्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको काम न करना पड़े और मातृत्व सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध हो। तो आजकल मैटरनिटी लीव आप देखते होंगे मिलती है विभिन्न विभागों में, कंपनियों में, उसका संबंध भी अनुच्छेद 42 से है। अनुच्छेद 43 राज्य प्रयास करेगा कि कृषि उद्योग में लगे मजदूरों को उचित वेतन मिले, अवकाश का समय मिले, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्रदान हो तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में अनुच्छेद 43 कै जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, राज्य इस प्रकार के कदम उठाएगा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को भागीदार बनने का, प्रबंधन में हिस्सा लेने का अवसर मिले। ये भी कहीं न कहीं समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उससे जुड़ा हुआ उपबंध है। उसके बाद में अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2012 में सहकारी संस्थाओं की स्थापना, उन्हें सशक्त बनाने, उनके लोकतांत्रिक प्रबंधन को संवर्धित करने यानी बढ़ावा देने का प्रयास राज्य करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 44 जो काफ़ी चर्चा में रहा है, समान नागरिक संहिता, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 जो पूर्व में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में स्थान दिया गया तो इसे चेंज कर दिया गया। वर्तमान में इसकी भाषा ये है, राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में अर्थात 0 से 6 वर्ष देखभाल और उचित शिक्षा हेतु प्रयास करेगा। जो आंगनबाड़ी वगैरह हम देखते हैं उनका संबंध इसी अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 46 राज्य दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, उनके
सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के जीवन स्वास्थ्य में सुधार हेतु औषधि के अलावा हानिकारक पदार्थों, मादक द्रव्यों, इन पर प्रतिबंध लगाएगा। जो शराबबंदी की अवधारणा भारत के कुछ राज्यों में प्रचलित है, मांग भी की जाती है, उसका संबंध इसी अनुच्छेद से है। हालांकि वो बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए सारे राज्यों ने इसको नहीं अपनाया है। इसके अलावा लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य प्रयास करेगा। ये भी अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने और गोवंश के वध से बचाव करने, संरक्षण करने से जुड़ा हुआ है। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा दुधारू एवं वाहक पशुओं, गाय, बैल वगैरह का वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 48 के जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। राज्य पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 49 है। राज्य स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान जिन्हें संसद ने इस प्रकार के स्थल के रूप में घोषित किया है, उनकी संरक्षा करने, उनके विरूपण, विनाश इत्यादि को रोकना राज्य की बाध्यता होगी। यहाँ प्रयास करेगा शब्द नहीं है, बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में है। लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 जो हमारी विदेश नीति और विश्व शांति का हमारा जो मूल ध्येय है उससे जुड़ा हुआ है। राज्य निम्न 4 आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास करेगा। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के परस्पर व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देने का ये राज्य प्रयास करेगा। अब देखिए, सबसे पहले इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आते हैं। नागरिक शब्द का इस्तेमाल नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 3 अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 39(1) जैसा कि मैंने कहा था, अनुच्छेद 39 में पहले कै से च तक अलग हैं, फिर वापस एक कै नाम से और है। तो दोनों जगह पे 39 कै और 39 जो बाद वाला कै है, उनमें भी दोनों जगह पे नागरिक शब्द का इस्तेमाल है। उनमें पहला जो था अपने जीविका के साधन उपलब्ध करवाने का, और बाद वाला जो 39 कै है निःशुल्क विधिक सहायता का, उसमें नागरिक शब्द है। और अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है, उसमें भी नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सभी नीति निर्देशक तत्वों में नागरिक शब्द नहीं है, या तो लोग है या जनता है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल है। कर्तव्य है कि ऐसा करना राज्य का कर्तव्य है, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख सिर्फ 2 ही अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 37 जो ये बताता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 47 जो ये बताता है कि मादक द्रव्यों पे प्रतिबंध लगाना और जीवन स्तर में सुधार करना। उसके बाद में बाध्यता कि ऐसा करना राज्य की बाध्यता है। अनुच्छेद 49 एक ही ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बाध्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। प्रयास करेगा, सबसे ज़्यादा इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अनुच्छेद 38 1 और 2 में, अनुच्छेद 43 ख, 44 45 47 48 48 क और 51, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं आधे अनुच्छेदों में तो प्रयास करेगा शब्द का ही इस्तेमाल है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति ऐसी है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू करवाया नहीं जा सकता। तो ये राज्य और सरकार की इच्छा पे निर्भर हैं, इसीलिए प्रयास करेगा शब्द का इस्तेमाल है। उपबंध करेगा अनुच्छेद 41 और 42 में है। कदम उठाएगा शब्द अनुच्छेद 43 क में है।
उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों का ध्येय क्या है, क्यों ये हमारे संविधान में लागू किए गए, क्यों संविधान में इनको स्थान दिया गया। तो सबसे बड़ा इनका ध्येय है, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए हमने मूल अधिकारों को रखा और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए हमने नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया। इसीलिए भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मूल उपकरण नीति निर्देशक तत्वों को माना गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन जिसके द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अनुच्छेद 14 और 19 के मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है और ये प्रावधान अनुच्छेद 31 ग में किया गया है जो वर्तमान में भी लागू है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषित किया है कि अनुच्छेद 3 और 4 में संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। इसके अलावा भाग 4 के अलावा भी हमारे संविधान में कुछ और नीति निर्देशक तत्व हैं जिसे हम निर्देशक तत्व भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 350 में राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए कार्य करेगा। और अनुच्छेद 335 संघ राज्य सेवा नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों के दावों पर प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। अब एक अंतिम बिंदु कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में बेसिक अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा अंतर है वाद योग्य और अवाद योग्य। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होना। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं भी उठाती है तो हम न्यायालय में इसके लिए दावा नहीं कर सकते कि अगर कोई सरकार शराबबंदी नहीं करती है जबकि ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है तो हम न्यायालय में जाके ये मांग नहीं कर सकते कि वो सरकार को निर्देश दे कि शराबबंदी की जाए। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, उनका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नंबर 2, मूल अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, सरकार ऐसा नहीं करेगी, उस पर एक तरीके से रोक लगाई गई है। जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, इसमें ये किया कि सरकार प्रयास करेगी, कदम उठाएगी, वो बंद करेगी, यानी उनको कुछ करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार हैं वो राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं।